हमने अब तक पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संघ। कोऑपरेटिव सोसाइटी को हिंदी में बोलते हैं सहकारी संघ। इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो बेटा आरबीएसई वालों के लिए भी है, सीबीएसई वालों के लिए भी है। इंग्लिश में अपनी स्क्रीनशॉट है और बाकी हिंदी वर्जन में करके बता रहा हूँ उसका, ठीक है। बस समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट डिसएडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स होते क्या हैं। फर्स्ट नंबर पर लिमिटेड कैपिटल। आपको याद आ रहा होगा कि ये जो लिमिटेड कैपिटल का कॉन्सेप्ट था, ये सोल प्रोप्राइटरशिप की भी क्या थी, डीमेरिट था, ठीक है ना। आप अपन लोग क्या करेंगे, जब कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो पढ़ते टाइम ये देखेंगे कि ये चीज़ पहले भी हमने कहाँ पढ़ी थी और उससे लिंक करके देखेंगे। इससे आपको कोई भी चीज़ याद करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है ना। तो लिमिटेड कैपिटल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में लिमिटेड कैपिटल कैसे होगी। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड बाय द पीपल हु हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड देयर इज नो कंपल्सन टू कंट्रीब्यूट सम मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बिकम ए मेंबर। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट also discourage people to invest more, so cooperative organization always face a shortage of capital due to low rate of return। ये कह रहा है कि लिमिटेड कैपिटल होने का मेन कारण क्या है इसका। कोऑपरेटिव सोसाइटी को जब फॉर्म किया जाता है, जब बनाया जाता है, तो कौन से लोग बनाते हैं इसको, जिनके पास लिमिटेड क्या हो, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड, उनके पास पैसा बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए कंपलसरी नहीं है कि कोई मिनिमम अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाए। आप कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, 1 रुपये से लेके कितने भी करोड़ तक, ठीक है, कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इसके लिए कोई मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें यह है, 1 पर्सन 1 वोट। अगर मैं 1 करोड़ रुपये लगाऊँ तो भी मुझे 1 वोट देना है, मैं 1 रुपये लगाऊँ तो भी मुझे 1 वोट देना है, तो मैं 1 करोड़ रुपये क्यों लगाऊँ। इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की स्पिरिट डेवलप होती है लोगों के माइंड में कि मैं ज़्यादा पैसा फिर क्यों लगाऊँ जब मुझे वोट ही 1 देना है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसका, 1 मैन 1 वोट का प्रिंसिपल के कारण भी लोग इसमें डीमोटिवेट हो जाते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो लोग कम से कम कैपिटल लगाने की कोशिश करते हैं, भाई मिनिमम अमाउंट लगा दो, इससे क्या होगा, कम से कम लगा दो, मेंबर तो हम बन ही जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए लिमिटेड कैपिटल। तीसरी बात इसमें यह है, लिमिटेड कैपिटल का कारण है इसमें रिटर्न्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, प्रॉफिट्स इसमें बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। तो मैं कोई भी इंसान वहाँ पे पैसा लगाना पसंद नहीं करेगा जहाँ पे आपको रिटर्न्स या प्रॉफिट बहुत कम या ना के बराबर हो रहे हैं। तो 3 बेसिक रीज़न थे इसके लिमिटेड कैपिटल के। सबसे बड़ा ड्रॉबैक या डीमेरिट या डिसएडवांटेज इसका है, या इसका कमियाँ इसको कहेंगे। सबसे पहली कमी है इसकी लिमिटेड कैपिटल की। और लिमिटेड कैपिटल क्यों होती है, 3 कारणों से होती है। क्योंकि ऐसे लोग मिलकर इसको बनाते हैं जिनके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। दूसरा, इसमें वन मैन वन वोट वाला जो प्रिंसिपल है वो डीमोटिवेट करता है लोगों को पैसा ज़्यादा लगाने के लिए, वो डीमोटिवेट, लोग पैसा फिर ज़्यादा नहीं लगाते। तीसरे नंबर का इसमें कारण है लो रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट्स। इसमें प्रॉफिट्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसके कारण भी लोग कम पैसा लगाते हैं। तो पहला इसका डिसएडवांटेज हो गया लिमिटेड कैपिटल। सेकंड इसका डिसएडवांटेज होगा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है इसमें जो प्रबंधन होता है इनएफिशिएंट होता है, अकुशल होता है। अकुशल क्यों होता है, एक अनपढ़ आदमी भी इसमें मेंबर होता है, पढ़ा लिखा भी मेंबर होता है, कम पढ़ा लिखा भी मेंबर होता है, स्किल्ड पर्सन भी मेंबर होता है, अनस्किल्ड भी मेंबर होता है। और इनके पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा कम होते हैं कि ये एम्प्लॉय हायर नहीं कर पाते, तो इसके मेंबर ही इसका मैनेजमेंट देखते हैं। अब चूंकि मेंबर इसका मैनेजमेंट देखते हैं तो मेंबर स्किल्ड पर्सन नहीं है, उनको कुछ आता जाता है नहीं है, तो इनका जो मैनेजमेंट होता है काफ़ी इनएफिशिएंट होता है, एफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है, कुशल नहीं होता, अच्छा इनका मैनेजमेंट नहीं माना जाता। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय द मेंबर only. Generally, all the active are performed by the members only. Activities are performed by the members only. These members are not professional experts. They are inexperienced person. The cooperative organization cannot afford to pay high salary to professional and qualified people. कहना चाह रहे हैं द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेज किया जाता है मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। जनरली सभी मेंबर्स क्या, जनरली और सारी एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म करता है, मेंबर्स परफॉर्म करते हैं। दीज मेंबर आर नॉट प्रोफेशनल। ये मेंबर्स को प्रोफेशनल तो है नहीं, मैंने बताया था अभी आपको, एक्सपर्ट भी नहीं है।
एक्सपीरियंस भी इन लोगों को नहीं है। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट प्रोफेशनल की सैलरी को अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। इसी वजह से इनका मैनेजमेंट क्या होता है, इनएफिशिएंट होता है, ठीक है। लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब क्या होता है, सीक्रेट को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोपनीय, ठीक है ना। लैक ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का अभाव, हिंदी में बोलेंगे तो गोपनीयता का अभाव। इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देयर आर ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग बाय मेंबर, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स में जितने भी डिस्कशन होते हैं वो ओपन मीटिंग में होते हैं, सभी मेंबर्स के सामने। सभी मेंबर्स को सारी चीज़ें पता होती हैं, सारे बिजनेस ऑपरेशंस पता होते हैं, सारी स्ट्रेटेजी पता होती है बिजनेस की। इस वजह से होता क्या है कि सीक्रेसी नहीं पाई जाती इनके किसी भी बिजनेस ऑपरेशन में। कोई भी बंदा, कोई भी मेंबर जाके किसी को भी कुछ भी बता देगा तो हमारी सीक्रेसी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। क्लियर है, हमारे बिजनेस ऑपरेशंस की सीक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसमें गोपनीयता का या सीक्रेसी का लैकिंग पाई जाती है या अभाव पाया जाता है। 4th नंबर पे आएगा एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का कंट्रोल भी इन पर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ज़रूरत से ज़्यादा ही होता है कुछ। एज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस कंसेशन एंड बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, इनको गवर्नमेंट से काफ़ी सारे कंसेशन एंड बेनिफिट्स मिलते हैं। इन रिटर्न देयर इज एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। तो इसी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, इन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखती है, ठीक है, और उन पर बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लगा के रखती है, नियम लगा के रखती है। भाई गवर्नमेंट आपको कुछ दे रही है तो सीधी बात है गवर्नमेंट आप पे रेगुलेशन और कंट्रोल करके रखेगी, ठीक है। फ्री में आपको कुछ दे रही है तो कंट्रोल करके रखेगी। इट इज़ एसेंशियल फॉर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड। ये बहुत कंपलसरी है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स के ऑडिट कराएंगे। ऑडिट क्या होता है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और ऑडिट का मतलब हमको पता होना चाहिए। ऑडिट होता है खातों की जांच करना, चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स। और ऑडिट करता कौन है, ऑडिट बहुत सारे लोग कर सकते हैं। हमारे देश में जो स्टैचुरी ऑडिट करता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस ऑडिट को साइन कर दे, जिस अकाउंट्स के ऊपर अपने सिग्नेचर कर दे और मोहर लगा दे, तो हिंदुस्तान की कोई दूसरी अथॉरिटी उसको चैलेंज नहीं कर सकती, एवं राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का जज भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द सुप्रीम पावर टू चेक द अकाउंट्स एंड वेरीफाई द अकाउंट्स, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अगर कोई अकाउंट वेरीफाई कर दिए तो हिंदुस्तान का कोई दूसरी अथॉरिटी उसको चैलेंज नहीं कर सकती, ठीक है। ये होता है ऑडिट करना। और भी ऑडिट काफ़ी तरह की होती है। आप अगर रूटीनली किसी चीज़ को चेक करते हो, अकाउंट्स को चेक करते हो, तो नॉर्मल वे में उसको बोलते हैं ऑडिट। इसको ऑडिट का हिंदी मतलब होता है जांच करना, ठीक है। बाय द ऑडिटर्स, ऑडिटर्स कौन होते हैं, जो ऑडिट करते हैं, ठीक है, ऑफ द, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बाय द ऑडिटर्स ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड टू सबमिट इट्स अकाउंट विद द रजिस्ट्रार। क्या करना पड़ता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना होता है, और उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट बनती है उसको सोसाइटी का जो रजिस्ट्रार होता है गवर्नमेंट का, उसके पास सबमिट करना पड़ता है। ऑल दिस रेगुलेशन रेस्ट्रिक्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे रेगुलेशंस कोऑपरेटिव सोसाइटी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, ठीक है। भाई आपके ऊपर कोई कंट्रोल करके रखेगा तो आप फ्री माइंड से काम नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट एमंग द मेंबर्स। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब है, मानो 50 मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और 50 मेंबर्स से एडवाइस मांगी जाती है किसी टॉपिक को लेके मीटिंग में, और 50 लोग अलग अलग बात करें, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा मेंबर्स के बीच में, ठीक है ना। एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा मेंबर्स के बीच में कि किसकी माने और किसकी नहीं माने। सबसे बड़ा नुकसान है इसका। क्वाइट ऑफन द डिस्प्यूट अराइज एमंग द मैनेजिंग कमेटी एंड मेंबर्स इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोई डिस्प्यूट अगर अराइज होता है कमेटी के सामने या मेंबर्स के सामने, द मेंबर्स आर फॉर्म डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मेंबर्स सोसाइटी के, समाज के विभिन्न विभिन्न तबकों से होते हैं, ठीक है ना। कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब अलग अलग होते हैं। दे मे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो उनकी राय क्या है, अलग अलग है। एंड इफ एनी मेंबर फॉलो रिगिड एटीट्यूड, और कोई मेंबर रिगिड एटीट्यूड फॉलो करता है, रिगिड का मतलब कठोर, मैं तो कह रहा हूँ जो सही है, बस बात खत्म,
मैं नहीं मानूंगा किसी की, ये होता है रिगिड एटीट्यूड, ठीक है ना। होते हैं बहुत से लोग कि मैंने जो कह दिया बस बात खत्म, मैं नहीं मानूंगा किसी की, मैं जो कह रहा हूँ बस वही है, ठीक है, ये होता है रिगिड एटीट्यूड। इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट। तो होता क्या है, जब मीटिंग्स होती हैं तो 50 लोग मिलकर बात कर रहे हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, सभी लोग मिलकर बात कर रहे हैं तो एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। बट उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो हम कह रहे हैं वो सही है, तुम सब पागल हो, तुम्हारी सब बेवकूफ़पंती की बात है, हम जो कह रहे हैं वो सही है, तुम लोग कुछ नहीं जानते। ये होता है रिगिड एटीट्यूड। अगर ऐसे लोग हैं सोसाइटी में, मेंबर्स हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएंगे मीटिंग के अंदर, ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा और झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे बड़ा नुकसान है इसका ये। जनरली द सेल्फिश मोटिव ऑफ मेंबर्स, जनरली क्या होता है, बहुत से लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, केवल अपने फायदे के लिए काम करते हैं। स्टार्स डोमिनेटिंग एंड दे फॉरगेट द सर्विस मोटिव, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनका वो डोमिनेट कर देते हैं अपने सर्विस मोटिव को, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव होता है सर्विस मोटिव। और बहुत से सेल्फिश लोग होते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे, तो वो ऐसे काम करेंगे सोसाइटी में जिससे उनका फ़ायदा हो, जबकि सोसाइटी का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता ही नहीं है, उसका मोटिव होता है केवल सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़े हमारे क्या थे डीमेरिट से कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट लर्न करके रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कितने टाइप की होती है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी। वन ऑफ द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। हम कितनी कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। फिर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहला कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, फोर्थ है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, फिफ्थ है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये आपको याद रखनी है। तो कैसे याद करोगे इसको, पहला वर्ड याद कर लो इसका सी, दूसरे का पी, तीसरे का एम, ठीक है, चौथे का फिर से सी, फिफ्थ का एफ और सिक्स का एच। फर्स्ट वर्ड याद कर लेना, कोऑपरेटिव तो लगाना ही लगाना। जैसे कि पहला था हमारा कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसका सी याद कर लो, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लगा दो। दूसरा कौन सा था हमारा, प्रोड्यूसर, पहला कंज्यूमर, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा मार्केटिंग। इसको याद करने का तरीका बताऊँ, पहले क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा, माल को बनाएगा आदमी, फिर क्या होगा, मार्केटिंग होगी उसकी, फिर क्या होगा उसका, कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा। कंज्यूम के बाद वो कैसे कंज्यूम कर सकता है, क्रेडिट पे कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फार्मिंग, ठीक है, उसके बाद हाउसिंग। तो देखो इसको याद करने का तरीका 1 मिनट में याद हो जाएगा। पहले याद करना फार्मिंग, पहले माल को बना रहे हैं फार्म में, ठीक है ना, खेत के अंदर। उसके बाद प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर उसको हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। किसको सेल कर रहे हैं, कंज्यूमर को। कंज्यूमर के घर पे सेल कहाँ पे कर रहे हैं, कंज्यूमर के हाउस में, ठीक है। हो गया यार, पहला था फार्मिंग, ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। दूसरा था प्रोड्यूसर, कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर सोसाइटी। तीसरा था कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। उसके बाद था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट के बाद किसको क्रेडिट दे रहे हैं, कंज्यूमर को, कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी। उसके बाद तक कहाँ पे दे रहे हैं कंज्यूमर को, उसके हाउस में दे रहे हैं, तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। इस तरह से बड़े आराम से याद हो जाए, लिंक करके देखो इसको। अब बात करेंगे सारी सोसाइटीज़ को डिटेल में। अब आएगा कंज्यूमर। फर्स्ट हमने पढ़ा था कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। आप सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर हु जॉइंट टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडिल मैन। तो देखिए ये जो सोसाइटी होती है उसमें कुछ कंज्यूमर्स को शामिल किया जाता है, हु जॉइंट टुगेदर, जो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, एलिमिनेट द मिडिल मैन को एलिमिनेट करने के लिए। अब ये मिडिल मैन का कंसेप्ट होता क्या है, देखिए आप जब कोई चीज़ परचेज करते हो तो आप कंपनी से थोड़ी ना परचेज करते हो, आप रिटेलर से परचेज करते हो। रिटेलर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में कितनी चैन है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में 3 चैन हो सकती हैं। फर्स्ट चैन थी आपकी आपका इसको बोलते हैं, मान के चलो, एक तो होलसेलर हो गया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, तीसरा रिटेलर हो गया, ठीक है ना। तो जो स्टेट लेवल पर होता है, जो ब्लॉक लेवल स्टेट लेवल पर होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर अपना माल देता है होलसेलर को, तो कंपनी अपना माल देती है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर अपना माल देता है होलसेलर को, होलसेलर अपना माल देता है रिटेलर को, और रिटेलर आपको सामान देता है। तो इस तरह से सभी लोगों ने जब सेल किया और परचेज किया तो अपना प्रॉफिट ऐड किया होगा। मानो कंपनी ने 10 रुपये की चीज़ दी प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर ने वो चीज़ 12 रुपये में सेल करी होलसेलर को, होलसेलर ने 14 रुपये में सेल करी रिटेलर को, और रिटेलर ने 16 रुपये में सेल कर दी
आपको, ठीक है। इस तरह से 2-2 रुपये सबने ऐड करे। 10 रुपये की चीज़ जब आपके पास आई तो वो कितने की हो गई, 18 रुपये की हो गई, 16 की 18 रुपये की हो गई। तो इसका कहने का मतलब ये था, अगर मैं सीधे कंपनी से डीलिंग करूँ और तीनों मिडिल मैन को हटा दूँ तो मुझे कितने रुपये का माल पड़ेगा, 10 रुपये का माल 10 रुपये में पड़ेगा, ठीक है ना। 10 रुपये का माल 10 रुपये में पड़ेगा तो 8 रुपये सस्ता हो गया। तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हो तो ऑनलाइन परचेजिंग का कंसेप्ट क्या हुआ, कंपनी जो माल है वो किसको दे रही है, साइट को दे रही है, साइट से आप खरीद रहे हो। तो केवल मिडिलमैन कितना रहता है, एक। इसलिए कंपनियों का सामान, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनके सामान क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली सस्ते होने का रीज़न ये है, कंपनी तो माल उतने में ही दे रही है। इन लोगों ने क्या करा, इतने सारे जो मिडिलमैन थे और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी, मतलब मुंबई से माल चला दिल्ली आया, दिल्ली से फिर भरतपुर गया, आपका अलवर गया, आपका कहीं और भी गया, कलकत्ता गया, कहीं भी गया माल, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है। बार बार माल ट्रांसपोर्ट होता रहता है, एक से दूसरे के बाद, दूसरे से तीसरे के बाद, तो बहुत सारी कॉस्ट आती है। सभी लोग अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो मिडिल मैन को अगर हटा दिया जाए और कंपनी से डायरेक्ट डीलिंग की जाए तो माल हमारा 50% 60% में आपको आराम से मिल सकता है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव था, कोई ऐसे कंज्यूमर मिलकर काम करें और जो मिडिल मैन को हटाना चाहते हैं, बीच में मिडिल मैन को हटा दो, डायरेक्ट डीलिंग करो, ठीक है ना, ऐसे लोग। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। ये सोसाइटी डायरेक्टली क्या करती हैं, मैन्युफैक्चरर से माल खरीदती हैं और डायरेक्ट किसको दे देती हैं, अपने कस्टमर को दे देती हैं। तो सारे मिडिलमैन बीच में से हट जाते हैं। जैसे कि आज का अमेजोन, फ्लिपकार्ट करती हैं, ये क्या करती हैं, हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है तो प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं, लगभग वही है। ये डायरेक्ट कंपनी से माल खरीदती हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर को दे देती हैं, बस अपना बीच में प्रॉफिट लेती हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर एंड सेल देम टू मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस। द प्रॉफिट ऑफ द स्टोर is distributed among all members as dividend on capital and bonus in proportion of their purchase during the year। अब ये लोग क्या करते हैं, तो अच्छा ये एक चीज़ और है, इनके जो कस्टमर होते हैं इनके मेंबर ही होते हैं। ये लोग सोसाइटी क्या करती है, मैन्युफैक्चरर से माल परचेज करती है और अपने ही मेंबर्स को सेल कर देती है। थोड़ा बहुत जो भी बेनिफिट होता है इनको अपने ही मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है ना। तो बाहर के लोगों को नहीं करते ये लोग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मिंग कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स आर, इनका मेन पर्पज़ क्या होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स का, टू एंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, निर्बाध रूप से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करना, ठीक है ना, उसमें कहीं रुकावट नहीं आनी चाहिए। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी सप्लाई हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली करेंगे, रुकनी चाहिए। सेकंड है टू सप्लाई द गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। तो वो सामान की सप्लाई तो करेंगे पर रीजनेबल प्राइस पे करेंगे, सस्ते में करेंगे, जितना सस्ता हम कर सकते हैं, ठीक है। बाय एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिडिलमैन का प्रॉफिट हम एलिमिनेट कर देंगे। टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विस ऑफ हाई क्वालिटी। देखो 3 मोटिव होते हैं किसी भी व्यापारी के, या किसी के भी 3 मोटिव होते हैं बिजनेस के। सबसे पहला मोटिव होता है कंटिन्यूस सप्लाई। आपकी शॉप पे कभी माल मिलता है कभी नहीं मिलता है तो आपकी शॉप चलने वाली नहीं है, आपका बिजनेस चलने वाला नहीं। कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए, हर तरह का माल मिलना चाहिए और कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए। सेकंड, जो भी माल आप दे रहे हो उसका प्राइस क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, उल्टा सीधा प्राइस नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर का, जो भी गुड्स आप सप्लाई करोगे उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है इंडिया का मार्केट चलता है सस्ता और अच्छा। हमारे इंडिया के मार्केट का कंसेप्ट होता है सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। अगर कोई चीज़ सस्ती भी है और अच्छी भी है तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी यही रोल होता है कि वो कंटिन्यूसली सप्लाई करे, जो भी सप्लाई करे वो रीजनेबल प्राइस पे करे और जो भी सप्लाई करे उसकी क्वालिटी हाई हो। 3 इसके क्या होते हैं, मोटिव होते हैं, ठीक है ना। पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पढ़ ली, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मेन मोटिव होता है कंज्यूमर्स को फ़ायदा पहुँचाना। सेकेंड है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये प्रोड्यूसर के फायदे के लिए काम करेंगे। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर who individually find it difficult to produce the input and get the machinery and latest technology. There are 2 type of producer cooperatives. जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, ये उन प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स के लिए बनाई जाती है। स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं, बड़ा प्रोड्यूसर को तो दिक्कत नहीं आती। छोटा जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो माल बनाने वाले, इसको प्रोड्यूसर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पादक। इनको छोटा जो उत्पादक होता है जो माल बना रहा है छोटे लेवल पे, उनको इंडिविजुअली फाइंड इट डिफ़िकल्टी, उनको प्रोडक्शन में बड़ी डिफ़िकल्टी आती है टू इनपुट एंड गेट्स द मटेरियल लेने में, ठीक है,
छोटे लेवल पर अगर मटेरियल लोगे तो बहुत महंगा पड़ता है मटेरियल, ठीक है ना। और मशीनरी परचेज करने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, छोटे लेवल का आदमी बहुत हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें परचेज नहीं कर सकता, ठीक है, करोड़ों रुपए की आती हैं। और अच्छा मटेरियल एक बल्क में वो परचेज नहीं कर सकता। अब ज़्यादा माल खरीदेगा तो सस्ता पड़ेगा, कम खरीदेगा तो महंगा पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर को इकट्ठा करते हैं और सभी की तरफ से इकट्ठा माल मंगा देते हैं। इकट्ठा जब माल मंगाएंगे तो सस्ता पड़ेगा और सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इससे क्या होता है, सभी का काम चल जाता है और माल कैसा पड़ता है, इनको सस्ता पड़ता है। मैं बहुत छोटी सी बात बताऊं, मान के चलो खेरडी में एक आदमी को एक मकान बनाना है, उसको 40 कट्टे सीमेंट के चाहिए। अब 40 कट्टे सीमेंट तो उसको रिटेल प्राइस पे मिलेंगे, महंगे मिलेंगे। अगर मान के चलो 10 लोग मिलके 4000 कट्टे सीमेंट, 100 लोग मिलें खेरडी के और वो 4000 कट्टे मंगाएं सीमेंट के डायरेक्ट कंपनी से, कंपनी तो 4000 तो बेच सकती है पर 40 कट्टे नहीं बेचेगी। तो 100 लोग मिलके 4000 कट्टे मंगा रहे हैं, सबको 40-40 चाहिए। तो जहाँ सीमेंट का कट्टा 400 का मिलता है वहीं वो सीमेंट का कट्टा 350 या 450 रुपये का मिल जाएगा अगर कंपनी से परचेज किया जाएगा तो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सभी लोगों ने मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और अपना माल मंगा लिया डायरेक्ट कंपनी से, सभी लोगों ने बांट लिया आपस में। इससे क्या हुआ, माल भी सस्ता पड़ा लोगों को और एक बल्क में वो सामान मंगाने में कैपेबल होगा, ठीक है। अब मान के चलो मशीन चाहिए मकान बनाने के लिए, कोई हैवी मशीन चाहिए, तो एक मकान के लिए तो हैवी मशीन आती नहीं है, तो 100 लोगों ने मिलकर एक मशीन मंगाई और उससे सभी लोगों ने मिलकर अपने मकान को बनवा लिया। इससे टेक्नोलॉजी क्या लगी, हाई टेक्नोलॉजी से अच्छा मकान बना और लेबर कॉस्ट क्या आई, कम आई। तो ये जो सोसाइटी होती है वो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। कैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर के फायदे के लिए काम करती है, ठीक है ना। और प्रोड्यूसर का फायदा क्या होगा कि मटेरियल सस्ता मिले, टेक्नोलॉजी सस्ती मिले, बस, ठीक है। अब ये 2 टाइप की प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं हमारी। फर्स्ट, द वन विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल, इनपुट्स, मशीनरी एटसेट्रा सो दैट प्रोड्यूसर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन। सबसे पहले होती हैं विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, इनपुट्स, मशीनरी एटसेट्रा सो दैट प्रोड्यूसर कैन कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन। पहली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो प्रोड्यूसर को मटेरियल प्रोवाइड कराएगी, इनपुट्स प्रोवाइड कराएगी, मशीनरी प्रोवाइड कराएगी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगी ताकि हमारा छोटा प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन पर कंसंट्रेट कर सके, केंद्रित हो सके। सेकंड है द वन विच सेल द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। और दूसरी होती है कि जब प्रोड्यूसर अपना माल बना लेगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग की, क्यों अपना माल बेचे कैसे, सबसे मेन प्रॉब्लम होती है हमारे बिजनेस की। तो दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर के माल को बेचने में मदद करती है, ठीक है। पहली बनाने में मदद करती है, दूसरी बेचने में मदद करती है, ठीक है। इनके मेन मोटिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फर्स्ट, टू एंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट्स एटसेट्रा एट रीजनेबल प्राइस। पहले वाले में भी ये था, इसमें भी यही है। उसमें क्या था, रॉ मटेरियल नहीं था, ठीक है ना, उसमें केवल टू प्रोवाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, to ensure smooth distribution and sales of goods produced by the members, helping the producer to concentrate their attention on production of goods। तो 4 इसके मेन मोटिव हुए। पहला था स्टडी सप्लाई रखो रॉ मटेरियल की, टेक्नोलॉजी की, मशीनरी की, इनपुट्स की। दूसरा था नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना। तीसरा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स का, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई मेंबर्स जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी सेल को उसके सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन को स्मूथली बनाना, ठीक है ना। दूसरा था कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इस तरह से हेल्प करना उनकी, ताकि वो अपने कंसंट्रेशन और अटेंशन को गुड्स के प्रोडक्शन में लगा सकें, ठीक है। तो आज हमने 2 पढ़ी सोसाइटी, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस पर आप अच्छे से ध्यान केंद्रित करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी की हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे और नोट्स इसके अपने लेवल पे आपको बनाने हैं। बनाने के बाद बहुत इजी चैप्टर्स हैं आपके, बिजनेस स्टडी का कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है आपका। आराम से अगर 1-2 पेज भी डेली पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। पर डेली आप वीडियो देखें और वीडियो देख के कहीं कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे डिस्कस करें।